हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज अपन देख रहे हैं कि रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसा मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट क्लास में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे ये फाइंड करने का अपन ने बहुत सारे रूल्स पढ़े थे। 4-5 रूल्स थे। पहला क्या रूल्स था, फटाक से रिवाइज कर लो। पहला रूल्स था कि नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। भले डेसिमल हो भले प्योर नंबर हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर उसके बाद बोला था कि अगर जीरो एंड में आ रहा है और नंबर डेसिमल नहीं है तो जो पीछे वाले जीरो थे, ट्रेलिंग जीरो, वो जीरो काउंट नहीं होते थे, वो नॉन सिग्निफिकेंट होते थे। अच्छा, आगे जीरो लगते थे और डेसिमल नंबर है, आगे जीरो लगते थे लेफ्ट साइड में, मतलब स्टार्टिंग में जीरो, तो वो भी काउंट नहीं होते थे, नॉन सिग्निफिकेंट होते थे। अगर जीरो कोई नॉन जीरो के बीच में फंस जाता था तो वो काउंट होते थे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, अगर ऐसा लिख रखा है 40.01, ये काउंट होगा। अगर ये 00 भी हो जाएगा, डेसिमल है ना, इसलिए 4 नंबर हो गए, 4 सिग्निफिकेंट। कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता तो 4000 तो यहाँ पे फिर एक ही सिग्निफिकेंट होता, आगे वाला, पीछे वाला जीरो काउंट नहीं होते। ये समझ में आया नहीं आया? इसको मैंने लिखने का तरीका बताया था कि 4 × 10⁻³ लिख लो। क्या समझ में आया नहीं आया? साइंटिफिक नोटेशन से सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया, तो ये रूल्स आने चाहिए। उसके बाद मैंने राउंडिंग ऑफ के रूल बताए थे। राउंडिंग ऑफ के रूल क्या बोल रहे थे? राउंडिंग ऑफ के रूल बोल रहे थे कि अगर कोई नंबर 5 से ग्रेटर है, कोई नंबर किससे ग्रेटर है? 5 से ग्रेटर है, तो उसको +1 कर देते थे। अगर 5 होता था तो देखते थे कि आगे ऑड है कि इवन है, उस बेस पे ऑड होता था तो इंक्रीज करते थे 1, और इवन होता तो एज इट इज रखते थे। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। उसके बाद अब देख रहे हैं कि रूल्स क्या होंगे अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या, कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं? एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, और क्या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इनमें कैसे ये राउंडिंग ऑफ का रूल काम करेगा। चलो, तो पहला है कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यहां पे सब्ट्रैक्शन लिख लेना। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट should retain as many decimal places as are there in the number with the least decimal places। थियोरी से कुछ भी समझ में, मुझे तो इतना नहीं आता, लेकिन अभी क्वेश्चन लूंगा एकदम क्लियरिटी आएगी। देखना कि फॉर एग्जांपल आपके पास दे रखा 2.134 और दूसरा दे रखा है 1.56, ऐसा दे रखा है। ऐड करो तो ये कितना आ गया? 4। ये कितना आ जाएगा? 3 और 6 9। ये वाला कितना आ जाएगा? 1 और 6, और ये आ जाएगा 3। क्या ये आंसर होगा? तो नो, अब ये आंसर नहीं होगा। बोला कि डेसिमल के बाद में किस नंबर में लिस्ट डेसिमल नंबर है? इसमें सिर्फ 2 नंबर है, और इसमें कितने नंबर है डेसिमल के बाद? 3। तो लिस्ट किस में? इसमें 2। तो फाइनल आंसर में भी पीछे वाले 2 ही लेने। डेसिमल के बाद वाले प्लेस की बात कर रहा हूं, आफ्टर डेसिमल वाला, तो ये सिर्फ 2 ही लेने। 3.69, दिस इज योर आंसर। क्या समझ में आया नहीं आया? इसको भी राउंड ऑफ करना है। अगर यहाँ 6 होता ना तो ये 9 से 1 बढ़ के 70 हो जाता। अरे यार, ये 70 हो जाता। कोई नहीं, आगे एग्जाम्पल समझाऊंगा। पहले ये चीज समझो कि सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं कर रहा हूं। इस डेसिमल के बाद लिस्ट किस में? इसमें 2, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 ही लिखने। क्या समझ में आया नहीं आया? एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल मोर क्लियरिटी लाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2.4567 और दूसरा 1.3। ऐड कर, कितना हो गया? 7 6 5 4 और 3 कितना हो गया? 7, और ये कितना आ गया? 2 और 1 3। क्या ये आंसर होगा? नो। इसको भी राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा। बोलेंगे पहले लिस्ट किसमें? सिर्फ इसमें 1 है और इसमें 4 है, इसमें 1 है, तो आपको आंसर भी 3.7 तक ही लिखना है। आगे वाले मत देखो, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर लिखना है, मतलब 7 लिखना है। तो 7 के आगे क्या पड़ा है? 5। अब देखो 5 आ गया, अब तो एग्जैक्ट 5 है ना भाई, एग्जैक्ट 5 है। तो रूल याद करो, 5 के आगे ऑड है, 5 के आगे क्या है? 7 ऑड, तो 1 से इंक्रीज कर देना है, तो आंसर होगा 3.8। आंसर कितना हो जाएगा? 3.8। क्या समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए।
फाइनल नंबर को राउंड ऑफ करना है, पहले से राउंडिंग ऑफ नहीं करनी। एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल ले लेता हूं, आपके पास दे रखा है ऐसा 3.567, चलो और उसमें से माइनस करना है तुम्हें 1.05, चलो कर, ये कितना आ गया 7, ये कितना आ गया 6, 5 में से 5 गया पीछे कितना बचा 0, 5 में से 5 गया पीछे कितना बचा 0, 4 में से 4, पॉइंट 3 में से 2, ये बचा। क्या आंसर होगा 9। इसमें लिस्ट कितने नंबर है 2, तो आंसर में भी कितने लेने डेसिमल के बाद 2, अच्छा 2 लेने। आगे वाला देखो 6 5 से ग्रेटर है, यहां 1 ले जाओ तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2.41। दिस इज योर आंसर। क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया, एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया। अगली चीज पढ़ते हैं अपन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में ये सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काम करते, चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, सेकंड रूल है इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो रूल क्या कह रहा है, सिंपली मैं रूल लिख रहा हूं कि इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन क्या लिख रखा है, द फाइनल रिजल्ट, फटाफट, द फाइनल रिजल्ट should retain, the final result should retain as many significant figures are there in the original number with the least significant figure, ये रूल कहता है। रूल फिर से बोलो, इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट should retain as many significant figure are there in the original number with the least significant figure। फिर थियरी अभी आपको समझ में आएगा कि मान लो मैं बोलूं मल्टीप्लीकेशन करो, आपको मल्टीप्लीकेशन करना 1.2 इंटू 1.13, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। फटाक से मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके दिखा रहा हूं आपको। 1 मिनट और ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। कैलकुलेटर कहां है भाई, ये हाँ, तो 1.2 इंटू 1.13 आंसर आया तुम्हारा 1.356। ये फाइनल आंसर आता है कि आपको नहीं लिखना, क्या लिखना कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने पूरे में देखना है। अब डेसिमल का लफड़ा ही 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ओरिजिनल नंबर में लिस्ट किसमें, इसमें 2, तो आंसर 2 प्लेस में लिखना है। अब देखो आंसर क्या होना चाहिए 1.3, आंसर क्या होना चाहिए 1.3, लेकिन राउंड ऑफ करना पड़ेगा तो 5 के आगे कौन है ऑड, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.4। फिर से बोल रहा हूं 2 प्लेस में आंसर लिखना है, 3 ऑड है 5 से, मतलब ये 2 ही लिखने हैं, तो आगे वाला 5 है, 5 के आगे क्या रखा है ऑड, फटाक से 1.4 आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया नहीं आया? टेंशन मत ले, एक और एग्जांपल कराऊंगा मोर क्लियरिटी के लिए। अगर तेरे पास 2.41 इंटू तेरे को दे रखा है 1.345, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, फटाक से मैं करता हूं 2.41 मल्टीप्लाई 1.345, ओके आंसर आया 3.24145। क्या ये आंसर होगा? नो। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है पूरे नंबर में 3, इसमें कितने हैं 4, ऊपर वाले में 3 नीचे वाले में 4, तो आपको फाइनल आंसर में सिर्फ 3 ही लिखने हैं, सिर्फ ये 3 लिखने हैं, आगे 1 है 5 से लेस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर होगा 3.24। दिस इज योर आंसर। क्या समझ में आया नहीं आया? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में
डेसिमल के बाद लिस्ट होंगे वो देखे जाते थे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में पूरे नंबर में लिस्ट की तरह इस पूरे नंबर को देखा जाएगा, डेसिमल के पहले और आफ्टर। चलो बहुत बढ़िया, एक और सवाल कर देते हैं, एक और सवाल करते हैं। चलो लेट्स से 2 नंबर का डिवीजन करता हूं। 5.439 डिवाइड बाय 1.3 ऐसा डिवीजन करता हूं। चलो करते हैं। 5.439 डिवाइड बाय 1.3, आंसर आया तुम्हारा 4.1838 4615, ऐसे करके बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। तुम्हें क्या करना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, फिगर है 4, इसमें कितने है 2, तो आपको आंसर भी कितने में लिखना है 2 में, यानी कि 4.1 लिखना चाहिए, लेकिन 8 है वो 5 से ग्रेटर है तो राउंडिंग ऑफ कर देना। फाइनल रिजल्ट में राउंडिंग ऑफ करके लिखना है 4.2, दिस इज योर आंसर। 4.2 दिस इज योर आंसर। आई थिंक आपको रूल समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको रूल समझ में आ गया होगा। चलिए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया, सिग्निफिकेंट फिगर अच्छे से समझ में आ गया। चलिए एनसीईआरटी का 1-2 एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 2.13, सॉल्व एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2.13, एग्जांपल नंबर 2.13 क्या बोल रहा है, ईच साइड ऑफ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। साइड गिवन है, लेट्स से a इक्वल टू 7.230 मीटर। ओके, व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको सिग्निफिकेंट फिगर अप्रोप्रिएट बोल रखा है तो उससे सॉल्व करना है। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, क्यूब देखा आपने, क्यूब, ये रहा क्यूब, ऐसा सभी साइड इक्वल होती है क्यूब। अच्छा, क्या बोला, क्यूब का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, सरफेस एरिया, फॉर्मूला याद है सरफेस एरिया का, क्यूब की साइड ए हो तो सरफेस एरिया होता है 6 × a²। देखो एक साइड की a² होंगी तो ऐसे 6 सरफेस होगी तो सरफेस एरिया हो जाएगा 6 × a²। क्या समझ में आया नहीं आया? सेकंड पूछा है कि वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम बेसिकली दिस इज ए, ये वाली भी ए और ये वाली भी ए, तो a × a × a क्यूब। फॉर्मूले दोनों याद होने चाहिए। अब क्या करना है, अब तो कैलकुलेशन करनी है। ए कितना गिवन है, साइड 7.203, तो फटाक से इसको सॉल्व करो। 6 × 7.203 का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर फटाक से। इन्होंने कर रखा है, इन्होंने फाइनल लिखा है 3 ये सब कैलकुलेशन करने के बाद लिखा है 311.254 मीटर स्क्वायर एरिया है ना, तो मीटर स्क्वायर। क्या ये आंसर होगा? नो। एक बात बताओ, इसमें मल्टीप्लिकेशन में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसमें, अच्छे से देख के बताओ। लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखो 7.203, इसमें 4 है पर ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। स्क्वायर का क्या मतलब, कोई ये मत बोलना 6 एक प्योर नंबर है। 6 कैसा नंबर है? प्योर नंबर। तो 7.2034 में कितना सिग्निफिकेंट है, मतलब 03 में सिग्निफिकेंट फिगर है 4 सिग्निफिकेंट, तो आपको 4 में लिखना है। तो आंसर होगा 311.29। क्या बोल रहा हूं, इसमें 6 एक प्योर नंबर है, 6 के हिसाब से नहीं लिखेंगे। कहीं पे भी एरिया ऐसा लिख रखा हो पेरीमीटर 4 × a, 4 को मत देखो, आगे वाले कांस्टेंट है उसको मत देखो। नंबर किससे अंदर, जैसे साइड है वो मेजरमेंट में, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं होती। ऐसे तो इसके तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर लिख सकता हूं, क्योंकि 4 को तो ऐसे लिख सकता हूं 4.000000। रुको ही नहीं ना, मैं कभी ना रुको, वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये 6 है, उसके बेस पे नहीं करेंगे। फिर से सुनना, ये वाला नंबर है ना जो मेजरमेंट मीटर में साइड दे रखी है ना, ये वाली चीज, इसके बेस पे आंसर लिखेंगे। तो क्या आया था आंसर 311.299। आपको 4 तक लिखना है तो ये वाला नंबर से राउंडिंग ऑफ कर देनी है, तो फाइनल आंसर आपका सरफेस एरिया आ जाएगा
311.2 की जगह आ जाएगा 3। क्या समझ में आया नहीं आया? इन्होंने भी यही आंसर दे रखा है, दिस इज योर आंसर। क्या समझ में आया नहीं आया? फिर से बोल रहा हूं, डरो मत। जो ये साइड का स्क्वायर है, क्योंकि देखो दोनों में 4 4 है, तो लिस्ट क्या लोगे 4, इसलिए आंसर ऐसा लिखा। अच्छा वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम क्या होगा ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब क्या? ए क्यूब का मतलब 7.203 का क्यूब। इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 बार मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आया इनका 373.714754 ऐसा करके आया। और मीटर क्यूब वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। आपको मिनिमम क्या, मिनिमम 4 ही होंगे ना, क्योंकि 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अरे क्यूब का मतलब क्या 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो 1 2 3 4 यहां तक लिखना है, और आगे 1 है, 5 से छोटा है तो राउंडिंग ऑफ फाइनल आंसर में कर देनी है। दिस इज योर आंसर मीटर क्यूब। चेक कर लो, तो 2.13 हो गया। अगला वाला करता है 2.14 करता है। एग्जाम्पल नंबर 2.14। ये एग्जाम्पल क्या बोलता है? ये एग्जाम्पल बोल रहा है कि 5.74 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज मास गिवन है और वॉल्यूम गिवन है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। बोलेगा एक्सप्रेस इट डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। अच्छा, तो डेंसिटी क्या होती है? रो। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। सारे बच्चों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये भी सीजीएस यूनिट है और ये भी सीजीएस यूनिट है। तो क्या मैं ऐसा लिख लूं मास 5.74 डिवाइड बाय 1.2। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 4.8। इवन मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूं, कितना आ रहा है 5.74 डिवाइड बाय 1.2। आंसर आ रहा है 4.783333 ऐसा 3 आ रहा है बार बार। आपको तो रूल पता है कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है, तो आपको कितने लिखने 2 लिखने। 2 मतलब ये वाले, राउंडिंग ऑफ कर देनी है। तो 8 5 से ग्रेटर, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो +1 कर देना है। तो आंसर आ गया 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट लिखना है क्योंकि डेंसिटी है। रो इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू आ गया 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या समझ में आया नहीं आया? ये सेंटीमीटर क्यूब नीचे ना ऊपर ले जाते हैं इसलिए -3 लिख रखा है, डरना नहीं, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन्होंने एरर में यूज किया है, ठीक है। इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरेलैक्स मेथड, इसको छोड़ के सारा कंप्लीट है आपका। चैप्टर 2 कंप्लीट है। पैरेलैक्स मेथड, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। ये छोटी छोटी चीज अगले लेक्चर में मैं खत्म कर दूंगा। तो आपको अब एनसीईआरटी के पीछे वाले सवाल सॉल्व करने और अंदर के सॉल्व एग्जाम्पल भी सॉल्व करने। तो आज का होमवर्क रहेगा, होमवर्क लिख लो 2.7 से लगा के 2.7 से लगा के 2.7 से लगा के 2 पॉइंट, आज कौन सा करा है अपन ने 2.13 ना, तो 2.12 तक आपको खुद से ट्राई करना है। 2.7 से लगा के 2.12 तक सॉल्व एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है। आपका ये होमवर्क रहेगा, बहुत बढ़िया। तो फिर मैं कुछ रिवीजन करा देता हूं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा आपने। ऐसा यूनिट के बारे में पढ़ा जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। उसमें यूनिट सिस्टम होते हैं, एक होता है सीजीएस सिस्टम, एक होता है एफपीएस सिस्टम, एक होता है एमकेएस सिस्टम। तो समझ में आ रहा है क्या? सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये होता है फुट पाउंड सेकेंड, ये होता है किलोग्राम मीटर, ये मास के लिए होता है। एमकेएस किसके लिए होता है? मास। तो मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और उसके बाद इन सब का मिला जुला एक आया एसआई,
क्या आया, एसआई। एसआई यूनिट सिस्टम, उसमें आपने 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़ी थी, क्वांटिटी पढ़ी थी, 7 फंडामेंटल। 7 फंडामेंटल याद है? 7 फंडामेंटल, सबसे पहले क्या था, लेंथ, क्या था, लेंथ। उसके बाद क्या था, मास। मास के बाद क्या था, टाइम। टाइम के बाद क्या था, इलेक्ट्रिक करंट या टेम्परेचर ले लो, 11th क्लास में टेम्परेचर होता है। उसके बाद 12th क्लास में करंट आता है, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो अपने सिलेबस में नहीं है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये होते हैं 7 इंडिपेंडेंट, मतलब ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। देखो लेंथ, लेंथ को किसमें, मीटर में, इसको मास को केजी में, ये सॉल्व नो। टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, कुछ याद है नहीं है, करंट को एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मूल में, उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। ये सिंबल याद होने चाहिए। अच्छा, इस मीटर के लिए ऐसे यूज करते हैं एल। डायमेंशन फॉर्मूला भी याद करो, मास के लिए, किलोग्राम के लिए कैपिटल एम, सेकंड के लिए कैपिटल टी, केल्विन के लिए कभी थीटा ले लेते हैं, कभी के ले लेते हैं। तो समझ में आया नहीं आया? कभी इसको थीटा भी लिख सकते हैं और थीटा भी लिख सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। एम्पियर करंट के लिए ए लिया जाता है, मोल के लिए सिंपली ऐसे लिखा जाता है MOL, ई हटा दिया जाता है MOL। कैंडेला में CD होता है सिंपली, इसका तो यूज ही नहीं होता। अपने 11th 12th पूरी फिजिक्स में इसका यूज नहीं होता, सिर्फ ये याद होना चाहिए। उसके बाद अपन ने डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा था, ये 7 फंडामेंटल याद होनी चाहिए। उसके बाद सप्लीमेंट्री भी होती है, डेराइव होती है। डेराइव कौन सी, जो इनसे बने, जो ये वाली ना हो ना, जो ये फंडामेंटल ना हो, वो डेराइव। सप्लीमेंट्री थी, सप्लीमेंट्री कौन सी थी, रेडियन, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, फटाक से, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, दो थी सप्लीमेंट्री। कुछ याद करो फटाफट फटाफट फटाफट। इसके लिए क्या होता था, रेडियन, यूनिट क्या होती थी, रेडियन। इसकी क्या होती थी, स्टे रेडियन। कुछ याद कर, स्टे रेडियन। ये होता था सॉलिड एंगल 3D के लिए, और ये प्लेन एंगल होता था 2D के लिए। बहुत बढ़िया। इनमें क्या रिलेशन होता था, कुछ याद करो। 1 डिग्री में थोड़ा एक और कन्वर्जन बाकी रह गया, डिग्री मिनट वाला, तो बता देना कि 2 पाई में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाय 2 पाई डिग्री। कुछ समझ में आया क्या, ये 1 रेडियन हो गया। कितना रेडियन हो गया, 1 रेडियन हो गया। इस तरीके से एक और होता है, 1 डिग्री इक्वल टू कितना, मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और मिनट को ऐसे दिखाते हैं। और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये चीज मैं फिर करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। एक तरीका होता है एंगल का, मैं आगे पढ़ा दूंगा, मेजरमेंट, लेंथ। उस टाइम में ये चीज बाकी रह गई, ये वाली चीज करा दूंगा, तो ये टेंशन नहीं लेना। उसके बाद अपने डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा था। डायमेंशन फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट हो, इसका जरूरी नहीं कि वो मतलब डायमेंशनली करेक्ट हो तो मैथमेटिकली या फिजिकली करेक्ट हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगी। डायमेंशन फॉर्मूले का क्या क्या यूज था, क्या लिमिटेशंस थी, उनकी लिमिटेशन भी बताई थी। उसके बाद डायमेंशन फॉर्मूला से फॉर्मूला चेक करते थे कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। S इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ ET स्क्वायर, इसको चेक करते थे। उसके बाद अपन ने डायमेंशन के बाद एरर पढ़ी थी। एरर बेसिकली, एरर 2 टाइप की होती है। कौन कौन से, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर सिस्टम की वजह से, रैंडम एरर मतलब जिसका आपको अननोन फैक्टर की वजह से, तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, रैंडम फैक्टर की वजह से। तो उसमें भी अपन ने पढ़ी थी एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद रिलेटिव एरर, यहाँ उसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते थे। उसके बाद पढ़ी थी परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या कैसे निकालते थे, ट्रू वैल्यू माइनस दैट रीडिंग। ट्रू वैल्यू को कैसे बोलते थे, मीन ले लेते थे। ट्रू वैल्यू याद है ना, ट्रू वैल्यू सभी रीडिंग का मीन ले लो। ट्रू वैल्यू क्या होती थी, एक तरीके से मीन वैल्यू, एक तरीके से कौन सी वैल्यू, मीन वैल्यू। तो सारा रिवाइज कर लो, नोट्स अच्छे से बना लो, फिर नोट्स रिवाइज कर लो, काफी है। नोट्स रिवाइज कर लो, काफी है। उसके बाद
मैंने एरर में भी कैलकुलेशन बताई थी कि एरर में कैसे एरर ऐड होती है, कैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब चीजें पढ़ाई थी। तो एरर में कैसे ऐड वगैरह होती थी, याद करो एरर ऐड कैसे होती थी। मान लो z इक्वल टू ए प्लस माइनस बी दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है, तो डेल्टा z इक्वल टू सिंपली डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। तो समझ में आया नहीं आया? और अगर ये माइनस होता तो कुछ नहीं, यहाँ माइनस नहीं आता, एरर सब्ट्रैक्ट नहीं करते, एरर में एडिशन करते हैं। तो समझ में आया नहीं आया? मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए एडिशन करते हैं, कुछ भी हो यही होगा। इंडिविजुअल एरर का सम, इंडिविजुअल एरर का सम, ए में कितना है इतना, बी में कितना है इतना, दोनों का सम ले लो, जेड में एरर के इक्वल आ जाएगा। ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी वही, जेड इक्वल टू तुम्हारा ए इंटू बी होगा, तो रिलेटिव एरर डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू सिंपली डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। यस और नो? ये चीज दोनों के लिए वैलिड होती थी, चाहे तुम्हारा जेड ऐसे दे रखा हो और जेड इक्वल टू ए बाय बी दे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में आंसर सेम आएगा। दोनों में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। उसके बाद एरर इन पावर बताई थी, पावर में कैसे बताई थी यार? तो फॉर एग्जांपल ऐसा दे रखा है जेड इक्वल टू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई अपॉन ऐसा ले ले पी क्यू आर, ए की पावर पी बी की पावर क्यू एंड सी की पावर आर, ऐसे दे रखा पी क्यू आर। तो क्या करोगे? सिंपली डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू पी को आगे ले आओ डेल्टा ए बाय ए प्लस उस क्यू को आगे ले आओ डेल्टा बी बाय बी प्लस आर को आगे ले आओ डेल्टा सी बाय सी। टेंशन ही नहीं लेना, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, ऐसा लिख लेना आंसर आ जाएगा। अब समझो कि ये होती है तुम्हारी रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। इसको परसेंटेज एरर बनाना है तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या ये परसेंटेज एरर बन जाएगा? आपको बोलेगा ए में परसेंटेज एरर 1% है, बी में 2% है, सी में 3% है, पी क्यू आर की वैल्यू दे देगा, तो आप जेड में परसेंटेज एरर बताओ, फटाक से बता सकते हो। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो सेकेंड चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बस नेक्स्ट 1-2 लेक्चर में मैं खत्म कर दूंगा, उसके बाद सारे सवाल करेंगे। तो आप फटाफट नोट्स अच्छे से बना लो, रिवाइज करो, सारे वीडियो देख लो, अच्छे से ना समझ में आए तो मुझे फोन करके पूछ सकते हो, ठीक है? चलो बाय।